गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श, जिसका पार्ट 1 बड़े भाई साहब का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी उनके और उनके बड़े भाई के संबंधों के बीच में बताया गया है। उनके बड़े भाई अपने भाई के लिए किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, उनकी गलतियों पर उनको डांटते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, और ये भी बताया है कि अगर उन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है तो वो अपने घर चले जाएं, अपने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करें। इससे हताश होकर लेखक टाइम टेबल भी तैयार करता है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं और वापस वही उनकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही वो खेलना शुरू कर देते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले जो लेखक और उनके बीच जो था उम्र का फासला तो 5 साल का था, लेकिन जो क्लास थी वो उनके बीच में जो थी वो 3 साल का गैप था। लेकिन अब जो इम्तिहान हुआ उसमें लेखक तो पास हो गए, सालाना मतलब वार्षिक, और इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। जो वार्षिक परीक्षा थी उसमें लेखक पास हो गए और जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं वो फिर से फेल हो गए। हमने पहले लास्ट वाली वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि भाई साहब जो हैं वो दिन रात किताबों का अध्ययन करते थे, वे अध्ययनशील थे, अध्ययनरत थे, दिन रात अध्ययन करते थे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। मैं दर्जे में प्रथम आया और मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी, मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अब जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे लगा कि मैं पास हो गया, भाई साहब फेल हो गए, तो अब मैं भाई साहब को क्या लूँ? आड़े हाथों लूँ, उनकी खैर खबर लूँ। आपकी वह घोर तपस्या, आपकी वो दिन रात की जो अध्ययनशीलता थी, दिन रात जो पढ़ते थे आप, वो कहाँ गई? मुझे देखिए, मैं मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल यानी प्रथम भी आ गया। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करूं, लेकिन वो इतने दुखी थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई। मैं और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी वो इतने दुखी थे, नमक छिड़कने का अर्थ है दुखी को और दुखी कर देना, मतलब वो इतने दुखी थे कि मैं उनके घाव पर और नमक छिड़कर उनको और दुखी करूं, ये मेरे लिए एक शर्मनाक बात होती, इसलिए मैं उनसे कुछ भी न कह सका। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, लेकिन मैं मन ही मन अपने ऊपर क्या करने लग गया? घमंड करने लग गया, और आत्मसम्मान भी बढ़ा। आत्मसम्मान कि भाई साहब मुझे इतना डांटते फटकारते थे और मैं पढ़ता भी नहीं था, खेलता रहता था, मज़े से मौज मस्ती करता था, फिर भी क्या हुआ मेरे साथ? मैं कक्षा में प्रथम आ गया, इसलिए मुझे अभिमान हो रहा है। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब जो भाई साहब का जो डर था वो मैं अब सहन नहीं कर सकता, मैं उनसे डरता नहीं था। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब मैं आज़ादी से बिना डरे बिना रुके आराम से मैं खेल कूद में शामिल होने लगा। शरीक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? शामिल होना। दिल मजबूत था, अगर उन्हें भी मेरी फजीयत थी तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैं आज़ादी से खेलने तो लग गया, लेकिन अगर इस बार भी उन्होंने मेरा अपमान किया, अगर भाई साहब ने मेरी फजीयत मतलब मेरा अपमान किया, तो अब मैं साफ साफ कह दूंगा कि आपने कौन सा दिन रात पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लिया। आप मतलब खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मतलब दिन रात आपने किताबों का अध्ययन किया, ना तो खेले कूदे, कुछ भी नहीं किया, तो आपने कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। क्या कह रहे हैं लेखक कि मैं तो दिन रात खेलता भी था, पढ़ाई भी करता, और मैं क्लास में क्या आ गया? प्रथम आ गया। जनाब से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता है कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। मैं सारी बातें उनसे नहीं कह सकता था, लेकिन फिर भी हेकड़ी का अर्थ क्या होता है? मुझ में घमंड आ गया था, और मेरा जो घमंड था
उससे मेरे 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 अंदर से, मेरे चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मैं उनसे अब डरने वाला नहीं हूँ। अब भाई साहब का जो आतंक है, जो भय है, वो मुझ पर नहीं चलेगा। भाई साहब ने इसे भांप लिया, मतलब जो मेरे अंदर का जो अभिमान था, मतलब भाई साहब के लिए जो मेरे अंदर जो डर खत्म हो गया था, वो भाई साहब ने जान लिया। भांपना मतलब जान लेना। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। किताबी ज्ञान चाहे उनका कम हो, लेकिन सामान्य बुद्धि जो थी, सहज बुद्धि का अर्थ है सामान्य जो बुद्धि थी, वो बहुत ही तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब की ने मानो तलवार खींच ली। मतलब क्या कह रहे हैं लेखक, मैं सुबह सुबह ही क्या करने चला गया था, गुल्ली डंडा खेलने चला गया, और कब लौटा, दिन में खाने के समय। तो भाई साहब जैसे गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, तलवार खींच ली मतलब गुस्से में थे, बड़े ही गुस्से में, और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग आ गया है। क्या कह रहे हैं भाई साहब कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें कि तुम इस साल पास हो गए हो और दर्जे में यानी क्लास में प्रथम आ गए हो, तो तुम्हारे में दिमाग आ गया, तुम्हारे में क्या आ गया है, घमंड आ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का भी का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं कि जो तुम ये घमंड कर रहे हो, घमंड तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं रहा, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हस्ती का मतलब अर्थ क्या है यहाँ पे, अस्तित्व से, कि तुम्हारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। इतिहास मतलब जो पुरानी जो बात है, उसमें तुमने हिस्ट्री जिसको कहते हैं हम, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, मतलब से पढ़ पढ़ के किताबें बंद करके रख दी, यह नहीं कि उसके चरित्र से, क्योंकि उसने भी अपने अभिमान से ही उसने अपने परिवार को और यहाँ तक कि अपने सारे साम्राज्य को ही नष्ट कर दिया। उसका जो व्यवहार था, उससे तुमने क्या सीख लिए, या यूं ही पढ़ लिए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। लेखक क्या कह रहे हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ही, महज यानी सिर्फ किताबें पढ़ लेने से ही या इम्तिहान पास कर लेने से ही कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा तो आप इस दुनिया में दुनियादारी के लायक नहीं हो। जो कुछ पढ़ा उसका अभिप्राय समझो, मतलब उसको समझो कि वो हमारी, और उसे अपने जीवन में उतारो, यही सबसे बड़ी सीख है। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण क्या था, पूरी धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं, जो चारों ओर अपना स्वामित्व रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजा। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। आजकल से अर्थ यहाँ पर क्या है कि ये जो कहानी जब लिखी गई थी, जिस वक्त अंग्रेजों का शासन था, आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों का भी राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके अनेक राष्ट्र जो हैं वो उनके आधिपत्य मतलब उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करते थे, बिल्कुल स्वाधीन थे। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र थे। रावण चक्रवर्ती राजा था। रावण का जो आधिपत्य था वो क्या था, चक्रवर्ती था। चारों ओर उसका ही स्वामित्व था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप का अर्थ क्या है, राजा। कर मतलब टैक्स जो होता है। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। ये किसके बारे में बता रहे हैं, रावण के बारे में, कि रावण जो चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे, और यहाँ तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। लेकिन उसने एक अभिमान किया कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, तो उसी घमंड ने उसको चूर चूर कर दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। अब भाई साहब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आदमी चाहे कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन अभिमान
नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अगर आपने घमंड कर लिया तो आप अपने परिवार, यहाँ तक कि इस संसार से भी चले जाओगे। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरून ने भी, अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो एक उदाहरण और दे रहे हैं, बता रहे हैं कि शैतान का हाल भी ऐसा ही हुआ। उसने भी अभिमान किया कि ईश्वर से बढ़कर मेरा सच्चा कोई भक्त नहीं है, तो उसे भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरून ने भी एक बार अहंकार किया, यानी घमंड किया, भीख मांग कर मर गया। ये एक और उदाहरण है। शहरून, तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। मतलब अभी से तुम इतने लापरवाह हो गए हो, तुमने तो सिर्फ एक दर्जा ही पास किया, अब तो तुम आगे बढ़ चुके। मतलब अगर इतने लापरवाह हो गए तो तुम आगे पढ़ चुके, तुम्हारे में अगर इतना घमंड आ गया है, इतने लापरवाह हो गए हो, तो तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। क्या कह रहे हैं कि ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, तुम्हारे को तो बिना प्रयास के ही कोई बड़ी चीज़ हाथ लग गई है। अंधेर के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के ही कोई बड़ी चीज़ हाथ लग जाना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। लेखक क्या कह रहे हैं, उनके बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि अगर तुम बिना प्रयास के एक बार पास हो जाओगे तो ये बार बार संभव नहीं है। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। मतलब अनजाने में ही कोई सही निशाना लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे निशानेबाज हो। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। लेखक क्या कह रहे हैं कि कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाए, यानी अनजाने में अगर कोई निशाना लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। कभी कभी गलती से भी निशाना लग जाए, और सफल खिलाड़ी वही होता है जो कभी भी उसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरा जो दर्जा है वो बहुत बड़ा है, तो दांतों पसीना आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत होती है जब जाके इस दर्जे में पास होते हैं। अब जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। लेखक के जो भाई साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने मतलब उनका ये जो गणित है इसको पढ़ने में तुम्हारे को जितना कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और जो हिस्ट्री है, इंग्लिस्तान की जो हिस्ट्री है वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी जब तुम्हें पता चलेगा। बादशाह के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी हो गुजरे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इतने बादशाह हुए हैं, उनके नाम याद रखना आसान नहीं है। कितने हेनरी हुए हैं? 8। मतलब जो हेनरी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके एक ही नाम को उन्होंने प्रथम द्वितीय करके बता दिया है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? क्या कह रहे हैं कि इतने हेनरीज हुए हैं कि उनकी मतलब इसकी घटना है, कौन सा कांड किस हेनरी की काल में हुआ, मतलब कौन सी घटना किसके काल में हुई, ये याद रखना संभव नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पूछा जाए हेनरी 7वें के बारे में और आपने लिख दिया हेनरी 8वां, तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी, सिफर का मतलब होता है यहाँ पर शून्य से, शून्य भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। ये क्या जो है ना अंग्रेज जो जर्नल्स जो थे वो बता रहे हैं कि कितने तो जेम्स हो गए, कितने विलियम्स हो गए, कितने चार्ल्स हो गए। ये सारे दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे।
क्या कह रहा है, अंधी रोग मतलब रात रात का पढ़कर हमारी आंखें ही खराब हो गई, लेकिन इन अभागों के जो नाम हैं वो हमें याद नहीं होते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चौरम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। ये जो हिस्ट्री में जो नाम है, इतिहास में जो नाम है, हजारों बादशाह, इतने नामों के आगे बस द्वितीय, तृतीय, पंचम ये सारी चीज़ लगा देते हैं। अगर लेखक के भाई साहब क्या करें, मुझसे पूछते तो मैं क्या बताता था, 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, मतलब ज्योमेट्री पढ़ना तो भगवान की शरण में जाने जैसा है। पनाह का मतलब होता है शरण में जाना। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। मतलब एक छोटी सी गलती से भी सारे नंबर काट दिए जाते थे। कोई इन निर्दयी मुम्तिहनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। मतलब निर्दयी मतलब जो दया नहीं करता है, और मुम्तनिहों का अर्थ होता है परीक्षकों, मतलब जो एग्ज़ाम लेने वाले जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो बिल्कुल भी दया नहीं करते। एक छोटी सी गलती पे सारे नंबर काट लेते हैं। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह है। अब जो भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि चाहे दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, है तो वही चीज़, लेकिन फिर भी ये परीक्षक जो हैं वो बड़े ही निर्दयी हैं। इनको दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अब ये जो भाई साहब है वो क्या कह रहे हैं कि इन्हें तो जो पुस्तक में लिखा है वही सही लगता है, और चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक एक अक्षर रट कर डाल दें, और इसी रटंत विद्या को इन्होंने क्या बताया है, शिक्षा बताया है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा क्या है? क्या कह रहे हैं कि बेसिर पैर माने बिना अर्थ की बातों को पढ़ने से क्या फ़ायदा, हमें क्या लेना देना इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतिहास जो गुजर गया, लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़कर याद रखना पड़ता है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन। अब ये कह रहे हैं कि इससे क्या और उद्देश्य है कि इस रेखा पर ये लंब गिराओ तो ये दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात तो याद करनी ही पड़ेगी। ये जो व्यर्थ की बातें हैं, अगर परीक्षा पास करनी है तो ये जो सारी जो इतिहास की बातें हैं, जो इतिहास के बादशाहों के नाम हैं, ये अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और सारे जो ये उद्देश्य हैं, ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। इन व्यर्थ की बातों में ही जीवन समा है। धन्यवाद।